नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक, मस्त, बढ़िया। आइए आज बात करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी हुई आंचलिक कहानी पंचलाइट की। हमारे कक्षा 12 के सिलेबस में है ना कथा साहित्य में जी। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर बिहार के एकदम पूर्णतया ग्रामीण पृष्ठभूमि पे लिखी हुई ये आंचलिक कहानी। आंचलिक मतलब एक निश्चित अंचल की यानी एक निश्चित क्षेत्र विशेष की समस्याओं, एक क्षेत्र विशेष की रूढ़िगत विशेषताओं या एक क्षेत्र विशेष की जो व्यावहारिक समस्याएं होती हैं ना, उन पे लेकर के यदि कोई कथानक या कोई कथा वस्तु लिखा जाता है तो उसको लिखते हैं आंचलिक। एक अंचल के क्षेत्र में, तो इस कहानी को उन्होंने लिया आंचलिक कहानी। अक्सर जब भी हिंदी साहित्य हम कहीं पढ़ेंगे ना तो ये शब्द आता है कि फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी है पंचलाइट, ये आंचलिक कहानी है। इसी कहानी के विषय पे वार्ता करने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं रविकांत मैत्र पाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया, खास देवरिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जिन लोगों ने भी हमारे ऊपर इतना स्नेह बरसा करके हमारे इस चैनल को 13,500 प्लस सब्सक्राइबर में पहुंचाया है, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और यदि किसी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। आइए, पहला हमने हेडिंग बना रखा है, अपनी कहानी का सारांश समझ लेते हैं कि इस कहानी का सार तत्व क्या है, यानी इस कहानी की समरी। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित, जी हाँ, फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए या पंचलाइट कहानी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तो पहले तो सारांश समझें कि पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है, जिसमें उन्होंने बिहार के ग्रामीण अंचल का बड़ा ही सजीव और बहुत ही मनोवैज्ञानिक झलक दिखाने का प्रयास किया है। इनकी कहानी का जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वो परस्पर जातिगत द्वेष, जातिगत भावनाओं के आधार पर विभिन्न टोलियों में विभक्त है और सभी एक दूसरे से विद्वेष रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष के भावों से एक दूसरे से लिप्त हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस कहानी के माध्यम से समाज को यह दिशा देने का प्रयास किया है कि ईर्ष्या और द्वेष से प्रगति नहीं हो सकती। यदि आपको प्रगति करनी है तो ईर्ष्या, द्वेष, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठना ही पड़ेगा। आइए एक एक हेडिंग बना लेते हैं और इस हेडिंग के आधार पर इस कहानी का सारांश समझते हैं कि यह कहानी कहती क्या है। पहला हेडिंग हमने बना रखा है पेट्रोमैक्स की खरीदारी। पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट। अब पेट्रोमैक्स का नाम इन्होंने पंचलाइट क्यों लिया? पंच का मतलब क्या होता है? पंच का मतलब होता है कि किसी भी गांव में 4-5 जो श्रेष्ठ, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनका एक समूह बना दिया जाता है ताकि गांव में जब किसी तरह की कोई समस्या आए, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो ऐसे लोग मिल करके उस समस्या को सुलझाएंगे। तो गांव के जो बौद्धिक लोग होते हैं, जैसे आजकल गांव में सोसाइटी होती है, देखे ना, एक गांव के किनारे जो है सामुदायिक भवन होता है, हाँ, गांव में वार्ड होते हैं, उसमें सदस्य होते हैं, क्या पता उसको शायद बीडीसी ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ऐसे लोग का जो समूह होता है ना, ग्राम पंचायत, आप एक लाइन में समझें, ग्राम पंचायत वही है पंच। क्लियर? तो ग्राम पंचायत के पास अपना लाइट होना चाहिए, पंचलाइट। ये उस समय की कहानी है जिस समय बिजली नहीं थी बिहार में। क्लियर? तो पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स की खरीदारी कैसे करते हैं, इस पे हम बात करेंगे कि गांव में निवास करने वाली जो विभिन्न जातियां हैं वो अपनी अपनी टोली बना के रखती हैं। उसी में से एक है महतो टोली। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने महतो टोली को लिया है। सामान्यतः महतो टोली यानी हरिजन बस्ती, यानी जो समाज का सबसे उपेक्षित तबका है, जो सबसे दलित तबका है, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया रेणु जी ने। उन्होंने दंड और जुर्माने का पैसा जमा करके, भाई पंचायत की आय कहां से होगी? सरकार कहां से आय करती है? जो सड़क बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, हमसे टैक्स लेती है ना। तो दंड और जुर्माने का जो पैसा हो सकता था, जिन लोगों ने गलतियां की उनसे जो दंड और जुर्माना वसूला गया था, उसी पैसे को लेकर के श्री रामनवमी के मेले में इन लोगों ने जाकर पंचलाइट खरीदा। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपया बच गया, उससे पूजा की सामग्री खरीद ली गई। देखिए विशेषता है,
हमारे हिंदू धर्म में बिना पूजा पाठ के कोई काम नहीं होता। देखिए ग्रामीण परिवेश का कितना सजीव चित्रण फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है कि पूजा की भी सामग्री खरीदी गई पंचलाइट के साथ साथ। पूजा की सामग्री खरीदी जाती है, मेले से खरीदारी करने के बाद सभी खरीदार जितने हैं वो गांव की तरफ लौटते हैं। जो उसका छड़ीदार है, छड़ीदार यानी जो छड़ी लेके आगे आगे चलता है यानी गार्ड सेवक, वो पंचलाइट का डिब्बा सिर पे लेके चलता है, गांव पहुंचते हैं। सरदार जो है अपनी बहादुरी की कहानी बताता है कि कैसे दुकानदार हमको ठगने का प्रयास कर रहा था, है ना लाइन कि दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कोड़ी 5 रुपया। 5 कोड़ी 5 मतलब 1 कोड़ी 20 रुपए की, तो 5 कोड़ी का मतलब हो गया 100 और 5 का मतलब 5 यानी 105 रुपया सुनाया। लेकिन जब मैंने अपना परिचय दिया तो 5 कोड़ी में ही दे दिया उसने, यानी 5 रुपए हमने बचा लिए। इस बात की बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रशंसा भी करता है। गांव के लोगों की अशिक्षा देखिए कितनी सुंदर तरीके से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसका आकार खींचा है कि बता रहा था कि रास्ते में पेट्रोल में सन्न सन्न बोलता था, संभव है, लेकिन नहीं, गांव के लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। इसका मतलब गांव में अशिक्षा का भी माहौल था, इसका भी प्रभाव रेणु जी ने खींचने का प्रयास किया है। लिखते हैं सबसे आगे आगे वही अग्नु महतो जो है पंचलाइट का डिब्बा माथे पे लेके चल रहा था, उसके पीछे सरदार और दीवान आदि लोग पहुंच रहे थे। पंचलाइट देखने के लिए गांव में जितने टोली की महिलाएं जितने बच्चे थे सब जुट गए थे और सरदार ने एक एक करके अपनी बुद्धिमत्ता की कहानी वहां पे शुरू की। पूजा पाठ का प्रबंध करने को उसने कहा कि भाई पूजा पाठ का प्रबंध किया जाए, कीर्तन का प्रबंध किया जाए, जिससे कि हमारे पंचलाइट का शुरुआत हो सके, इनॉग्रेशन हो सके। दूसरा हेडिंग मैंने बनाया है कि महतो टोली में उत्साहपूर्ण वातावरण। पहली बार लाइट आ रही है गांव में, कोई अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाया है, सब लोग उत्साह के साथ पड़े हुए हैं। देखिए स्क्रीन पे मेरे साथ साथ चल रहा है, आप स्क्रीन को पाज करके यहां से नोट कर सकते हैं जी। जो मैंने हेडिंग बनाई ना इसका डिटेल मैंने स्क्रीन पे साथ साथ रखा है आपके। तो कह रहे हैं कि गांव में पंचलाइट आते ही बच्चे और औरतें सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। जो छड़ीदार है अग्नु महतो वो सभी लोगों को चेतावनी देता है, दूर रहो, छूछा न करो, ठेस न लगे, यानी गंवई शब्दों का प्रयोग करके फणीश्वर नाथ रेणु जी ने आपके हृदय के और नजदीक पहुंचने का प्रयास किया है। जो महिलाओं की जो मंडली है उसमें गुलरी काकी जो है वो गोसाई का गीत गुनगुनाना शुरू करती हैं। गोसाई मतलब गोस्वामी, परमपिता परमेश्वर, यानी जो ऑलमाइटी है ना उसकी प्रशंसा में गीत गाना यानी भगवान की पूजा करना वो लोग प्रारंभ कर देती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उत्साह के नाते हुदंग मचाना शुरू करते हैं, कूदना फांदना, भाई खुश हो जाता है ना प्रसन्न होकर के छोटे बच्चे, और पंचलाइट की रट लगाना शुरू करते हैं। मैंने कुल मिला जुला के पूरी महतो टोली आज प्रसन्नता के आनंदपूर्ण वातावरण एकदम मग्न हो जाती है। अब अगला हेडिंग हमने बनाया है पंचलाइट जलाने की समस्या। यह इस कहानी का केंद्रीय बिंदु है, पंचलाइट जलाने की समस्या, यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। क्यों? सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। रश्मिरथी की लाइन पढ़ रहा हूं, रामधारी से दिनकर ने लिखा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, पीसा जाता जब इक्षुदंड गिरती रस की धारा प्रचंड। समझ में आई बात? कहा उन्होंने कि जब विपत्ति आती है ना तो कायर को ही दहलाती है। जो शूरमा होते हैं, जो वीर होते हैं, वो विचलित नहीं होते। जब ईंख का दंड यानी जब गन्ना पीसा जाता है ना तब जाकर के उसमें क्या होता है, रस की दम धारा, प्रचंड धारा गिरती है और अंत में मीठी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब विपत्ति सामने आई कि ये पंचलाइट जलेगा कहां, तब देखिए इस गांव की एकता, इस गांव की एकजुटता, आपसी वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ धुल गया और निकल के आया गोधन जैसा पात्र। कहता है हमारा लेखक यानी फणीश्वर नाथ रेणु कि महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट के आने के बहुत ज्यादा उत्साहित। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि आखिर ये पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि बाकी जो टोलियां हैं उनमें पंचलाइट है, और जब पंचलाइट है तो पंचलाइट को जलाने वाले भी हैं। हमारे यहाँ तो पहली बार पंचलाइट आया, अब पहली बार पंचलाइट आया, लेकिन इस पर किसी ने विचार नहीं किया था। ये ग्रामीणों की देखिए अशिक्षा और अदूरदर्शिता का परिचायक है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अदूरदर्शिता कैसे व्याप्त थी। इसका भी फणीश्वर नाथ रेणु ने लाक्षणिक प्रयोग करके लिखा है कि हमारे यहाँ अदूरदर्शिता यानी दो चीजें समस्या आई थी। पहली समस्या यह आई थी कि ये पंचलाइट जलाएगा कौन, और दूसरी बात कि जब जलाने वाले की व्यवस्था हो गई तो स्पिरिट कहां है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट हम लोगों ने खरीदा ही नहीं। तो ये समस्या आई क्योंकि आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, ढिबरी का मतलब दिया जी, ढिबरी भी आज किसी ने नहीं जलाई थी। क्यों? क्योंकि आज तो पंचलाइट की रोशनी वाली, ढिबरी कौन जलाता है।
अब यहाँ पे समस्या आ गया कि पंचलैट को सब लोग जला हुआ देखना चाहते हैं, सबके सामने प्रकाश चाहिए, लेकिन समस्या है कि जलाएगा कौन। पंचलैट के न जलने की खबर सुन करके बाकी पूरे गांव में एक व्यंग्य का वातावरण तैयार हो जाता है। राजपूत टोली के लोग, ब्राह्मण टोली के लोग, सब लोग मजाक करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? राजपूत टोली के लोग, ब्राह्मण टोली, मतलब जो लोग भी हैं, आया है ना स्टेटमेंट कि कान पकड़ के पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो जलने लगेगा। ये सब क्या है? ये व्यंग्यात्मक प्रयोग है कि दूसरे लोग हमारे ऊपर कटाक्ष कितना तेजी से करते हैं। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी बिरादरी के लोगों से और दूसरे व्यक्ति की मदद से हम अपना पंचलैट नहीं जलवाएंगे। ईर्ष्या की भावना तो है, लेकिन जब सामने वाले ने हमारे ऊपर व्यंग्य किया ना, तो उस व्यंग्य का जवाब भी जरूरी है कि जिसने हमारे ऊपर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है उससे तो हम कतई अपना पंचलैट नहीं जलवाएंगे, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। अगला हेडिंग हमने बनाया है कि पंचलैट को जलाने के लिए गोधन को बुलवाना। यहां पे हमारी इस कहानी में जो कहानी का जो हीरो है ना, वो एंट्री मारता है। किसी भी पिक्चर में देखें ना, हीरो की एंट्री बड़ी धांसू होती है। यहां पे हमारी कहानी का हीरो एंट्री मार रहा है। गुलरी काकी की बेटी है मुनरी। गुलरी काकी जो गांव की सबसे वयोवृद्ध महिला है, और उसका पूरे गांव में इतना सम्मान है कि गुलरी काकी अगर कोई बात कह दे तो पूरे गांव की महिलाएं उनकी बात को काट नहीं सकती। अब उनकी बेटी है मुनरी, उस मुनरी से प्रेम करता है गोधन। अब यह बात मुनरी सामाजिक लोभ लज्जा के भय से, सामाजिक दृष्टिकोण से पूरे शक्ति के साथ, पूरे प्रदर्शन के साथ नहीं कह सकती। लेकिन हां, यह बात पता है मुनरी को कि गोधन जानता है पंचलैट बालना। बालना शब्द प्रयोग किया है, जलाना, कि गोधन जानता है पंचलैट जलाना, लेकिन गोधन ने, क्षमा चाहूंगा, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा है। हुक्का पानी मतलब यानी पंचायत का जो अपना ग्रुप है, गांव के जो लोग हैं जो उस पंचायत में शामिल हैं, उन लोगों के साथ खान पान गोधन का बंद कर दिया है। 2 कारण है इसके। एक तो गोधन दूसरे गांव से आके बसा है, तो दूसरे गांव से आके बसा है तो पंचों का यह मन था कि गोधन उनको पान खाने के लिए, चाय पीने के लिए कुछ न कुछ टाइम टू टाइम देता रहे। गोधन ने दिया नहीं, इस वजह से। और दूसरी बात, गुलरी काकी की यह शिकायत कि वह मेरी बेटी मुनरी को देख करके सलीमा का गाना गाता है। सलीमा शब्द देखिए एकदम ठेठ गंवई परिवेश का प्रयोग करते हैं, सिनेमा के लिए सलीमा शब्द आया है। सलीमा का गाना गाता है। अब पंचों को मिल गया मौका। भाई पंचों को उसने तो चाय पानी के लिए कुछ 1 रुपया दिया नहीं था, दूसरे शिकायत आ गई तो उन्होंने क्या किया, गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया। लेकिन आज गोधन की आवश्यकता महसूस हो गई, और जब गोधन की आवश्यकता महसूस हुई तब यह सूचना सरदार के पास तक पहुंचाए कौन, क्योंकि मुनरी कह नहीं सकती है, सामाजिक लोक लज्जा। तो मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को बताया है। देखिए गांव के लोगों का नाम भी कैसा कैसा होता है, रेणु जी ने इसका भी ध्यान रखा है कि गुलरी काकी की बेटी मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को वो भी सांकेतिक भाषा में बताया है। शब्द प्रयोग किए हैं, चिगो चिर चिन्ह, सांकेतिक भाषा में बताया है। फिर कनेली उधर से कहती कि लेकिन यार गोधन का तो हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर रखा है, क्या करें। कहा कि फिर भी चलो सरदार तक अपनी बात पहुंचा तो दो कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार करते हैं, और देखिए यहां पे एक सूक्ति वाक्य आया है, अपने जीवन में इस चीज को उतारिएगा। कहा कि जब जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है, यानी जब आवश्यकता पड़ गई तो सामाजिक द्वेष और व्यक्तिगत भावनाएं गौण हो जाती हैं। यानी भले ही हमारा और आपसे व्यक्तिगत विद्वेष हो, लेकिन जब समाज को आवश्यकता हो, जब हमारी जाति को आवश्यकता हो तो हमें एक होकर के कार्य करना चाहिए। पंचों ने तय किया और मिलकर के गोधन का हुक्का पानी खोल दिया। सीधे सीधे पंचों ने कहा कि जब इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल है तो गोधन इसके लिए बिल्कुल अनुमन्य है, गोधन का हुक्का पानी खोल दिया जाए। और गोधन आए और आकर के पंचलैट जलाए। बाकायदे छड़ीदार को आदेश किया जाता है कि जाओ गोधन को बुला के लाओ। आगे चलते हैं, गोधन द्वारा पंचलैट को बालना। मेरी हेडिंग है बालना, है तो जलाना शब्द। गोधन ने पंचलैट को जलाया। कैसे जलाया? छड़ीदार को भेजा तो गया, लेकिन गोधन स्वाभिमानी व्यक्ति है, इतना स्वाभिमानी है कि वह आने से इनकार कर देता, कहता मैं नहीं आता, तुमने मेरा हुक्का पानी बंद कर रखा है, तुम्हारे बुलाने पे नहीं जाऊंगा। लेकिन वहीं फिर गुलरी काकी खुद जाती हैं। एक वृद्ध व्यक्ति के प्रति कितना आदर हो सकता है, एक वृद्ध व्यक्ति के प्रति कितना सम्मान हो सकता है, यह गोधन के चरित्र से दिखाई देता है। और गोधन चल पड़ता है, मान जाता है, आता है पंचलैट जलाने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले पंचलैट में तेल भरता है।
देखिए प्रक्रम की जानकारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जी का कितना अच्छा है कि सबसे पहले पंचलाइट में तेल भरता है, तेल भरने के बाद पंपू देना शुरू करता है, लेकिन तब कहता है कि स्पिरिट कहाँ है। और दूरदर्शिता पंचों को अपने मन ही मन लज्जित करती है कि क्या पता गोधन से पहले ही पूछ लिए होते और यदि गोधन को साथ लिवा गए होते तो सारी चीजें ले आया होता, इतनी बेइज्जती नहीं होती। कीर्तनिया ढोल करताल खोल के बैठे हैं, पंचलाइट जल नहीं रहा। अब तीसरी समस्या उठ गई कि स्पिरिट नहीं है, लेकिन फिर देखिए गोधन की वहां विद्वत्ता काम आती है। जो व्यावहारिक ज्ञान है जीवन का या व्यावहारिक ज्ञान काम आता है। गोधन कहता है कि कोई बात नहीं, गरी का तेल ले आ दो। गरी का तेल मलसी में आता है, मलसी मतलब लकड़ी की बनी हुई कटोरी, एक मलसी गरी का तेल आता है। गोधन होशियार लड़का है, ऐसा लेखक कहता है, होशियारी हम लोग देख रहे हैं। वह धीरे धीरे तेल भर में उसमें पंचलाइट में पंपू मारना शुरू करता है। पंप शब्द अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द ले आए हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, पंपू। पंपू मारना शुरू करता है और जो उसकी रेशमी थैली है यानी जिसका मेंटल है उसमें धीरे धीरे रोशनी आने का प्रयास होता है। और पंचलाइट की रोशनी का देखिए फणीश्वरनाथ रेणु ने कितना सुंदर प्रयोग किया है अपने वाक्यों के अनुसार। इसको अपने जीवन में याद रखिएगा कि जैसे जैसे पंचलाइट की रोशनी फैलती है ना, वैसे वैसे लोगों के दिल का मैल यानी दिल में मैल रूपी जो अंधकार है वो भी दूर होता चला जाता है। महावीर की जय ध्वनि यानी हनुमान जी की जय के साथ सभी कीर्तनिया कीर्तन शुरू कर देते हैं। और पंचलाइट की रोशनी ने सिर्फ केवल गांव में उजाला ही नहीं फैलाया, सबके दिलों का मैल भी उसने दूर किया। कैसे दूर किया? अगले हेडिंग में लिखता हूं कि पंचों के द्वारा गोधन को माफ करना। पंचों ने गोधन को माफ कर दिया। कहा ना कि जब जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है तो गोधन का हुक्का पानी बंद करने से क्या फायदा। मुनरी बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखती है। सरदार भी गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुला के कहता है, गोधन तुम्हारा 7 खून माफ, माने 7 लोगों का खून कर दो तब भी तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। ये देखिए, यानी जो सरदार इतना आत्माभिमानी था कि केवल कुछ न देने की वजह से उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था, उसने न केवल उसका हुक्का पानी खोल दिया अपितु जाति और बिरादरी की इज्जत बचाने के लिए उसको 7 खून माफ करने का वरदान भी दे दिया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नजरें मिलाते ही लज्जा से मुनरी की नजरें झुक गईं। यानी व्यक्तिगत स्वाभाविक प्रेम का भी बड़ा ही सजीव चित्रांकन हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किया है। तो ये रहा हमारी कहानी का सारांश। इन हेडिंग्स को नोट कर सकते हैं, मैंने थोड़ा इलॉबरेट कर दिया इसकी व्याख्या समझने के लिए। अगर कहीं जरूरत आती तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ लघु उत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। मैंने 2-3 प्रश्न अपने पास नोट किए हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, क्योंकि यह है ना कि परीक्षा में तथ्य के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए 1 प्रश्न का उत्तर देना होता है, 4 अंक इसके लिए निर्धारित होते हैं कि जैसे पंचलाइट कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर कीजिए, या पंचलाइट की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, या पंचलाइट कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, या पंचलाइट कहानी की जो विशेषताएं हैं उनका संक्षेप में वर्णन करिए। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया उससे निकल सकता है। इसके अलावा भी मैंने थोड़ा सा इसको और इलॉबरेट करने का प्रयास किया है और इसको आप अपने शब्दों में समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक, अब इस कहानी के आधार पर आ जाइए अगला प्रश्न कि प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। अब पंचलाइट कहानी के 2 प्रमुख पात्र हैं, एक तो गोधन है और दूसरी है मुनरी, क्योंकि कहानी का नायक और कहानी की नायिका दोनों प्रमुख होते हैं। दोनों का अपना अपना स्वभाव होता है और उस स्वभाव का चित्रांकन ही आपकी कहानी को पुष्ट करता है। तो पहला हम लेके चलेंगे कि कहानी के प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण में गोधन का चरित्र चित्रण। यानी प्रश्न अगर पूछता है कि पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, उसका चरित्र चित्रण करिए, या पंचलाइट कहानी के आधार पर गोधन का चरित्र चित्रण करिए, तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इस पर मैंने छोटा सा एक आर्टिकल बनाया है, स्क्रीन पे मेरे साथ साथ चल रहा है, आप उसको देखें। लेकिन एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे हैं, प्लीज हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आइए, कहते हैं पंचलाइट कहानी, मैंने पहले भी कहा पंचलाइट कहानी एक आंचलिक कहानी है, एक गांव विशेष के लोगों के मध्य में ये लिखी गई है। गांव के लोगों की जो मानवीय भावनाएं होती हैं उनका बहुत सजीव चित्रांकन हमारे रेणु जी ने किया है। जो हमारा गोधन है वो ये युवक है। युवकों के अंदर 2 चीजों की क्वालिटी होती है, उनके अंदर उत्साह ज्यादा होता है, ओज ज्यादा होता है, लेकिन सामान्यतः आप देखें तो समझ की कमी होती है क्योंकि अनुभव उनके पास नहीं होता। इन विशेषताओं का आधार मान करके हम लोग गोधन का चरित्र चित्रण करेंगे। पहला हमने हेडिंग बनाया है कि युवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति।
गोधन एक युवक है, युवक की अपनी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अतः उसके जो व्यक्तित्व है ना उसमें युवा वर्ग का एक खिंचाव है। जैसे कि मैंने बताया ना कि वो गुलरी काकी की बेटी मुनरी को देख करके प्रेम का सामाजिक रूप से प्रदर्शन कर बैठता है। मनचला युवक कह सकते हैं उसको हम अपनी भाषा में। प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन करता है, सिनेमा का गाना गा गा करके वह लोगों को बताने का प्रयास करता है कि मुनरी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अल्हड़ भी है। कारण क्या है? क्योंकि इतना कहने के बावजूद पंचों को खर्च करने के लिए कुछ नहीं देता। अगर पंचों को खर्च के लिए 2-4 पैसा कुछ न कुछ टाइम टू टाइम देता रहता तो शायद उसका यह अपराध माफ हो जाता। इससे पता चलता है कि जो युवा वर्ग की जो ओज होते हैं, युवा वर्ग का जो उत्साह होता है, यानी मनचला और अल्हड़पन, वो हमारे गोधन के स्वभाव में है। दूसरी हेडिंग मैंने बनाया है गुणवान व्यक्तित्व। गोधन अशिक्षित तो है लेकिन गुणवान है। स्पिरिट के अभाव में गरी के तेल से पंचलैट जला देना, यह व्यावहारिकता का प्रदर्शन है। यह अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता तो कहता नहीं जाओ इसी समय स्पिरिट ले आओ, नहीं लाओगे नहीं जलेगा। भाई वो तो ऑलरेडी बंद था ना, हुक्का पानी जब बंद है यानी वो तो दंड पे है, समाज से बहिष्कृत है। वो तो सीधे सीधे कह देता कि तुम लोग जाओ स्पिरिट लेके आओ बाजार से, मैं जला दूंगा, नहीं लाओगे नहीं जलेगा। लेकिन नहीं, उसका गुण उसके सामने परिलक्षित होकर के आता है कि जैसे ही मुनरी यह बात सरदार तक पहुंचाती है, सरदार उससे आग्रह करता है, वो आता है और गरी के तेल से पेट्रोमाइज को जलाता है। आगे हमने लिखा है स्वाभिमानी। गोधन स्वाभिमानी युवक है। गोधन का चरित्र चित्रण अगर करेंगे तो यह प्रसंग आना ही चाहिए। छड़ीदार के बुलाने पर गोधन नहीं आता, कहता तुम लोगों ने हमारा हुक्का पानी बंद किया, मैं नहीं आता। लेकिन वहीं पे जब गुलरी काकी जाती है बुलाने तो गोधन चला आता है, क्योंकि जिसके कहने पे सजा सुनाई गई थी वो जब स्वयं उनके पास पहुंच गया और उन्होंने जैसे ही उससे क्षमा प्रार्थना की, गोधन तुरंत तैयार हो गया। ये गोधन के चरित्र की विशेषता है। अपने समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील है गोधन। गोधन जब देखा कि मेरे समाज की प्रतिष्ठा जा रही है तो वह संवेदनशीलता के साथ तैयार हो जाता है। उसको स्वयं पर किए गए मुकदमे अथवा स्वयं के दंड का बिल्कुल भान नहीं रहता। पंचलैट जलाने के लिए, अपने पंचायत की प्रतिष्ठा जलाने के लिए अपना हुक्का पानी बंद है इस बात का भान छोड़ करके वो दौड़ पड़ता है और पंचायत के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। गोधन एक निर्भीक व्यक्तित्व भी है। निर्भीक व्यक्तित्व मतलब बिना किसी से डरे समाज में सामाजिक रूप से किसी के प्रति प्रेम का इजहार कर देना, यह निर्भीकता नहीं तो और है क्या है, अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गोधन का चरित्र ग्रामीण परिवेश में पलने बढ़ने के बजाय किसी सामान्य युवा लड़के की तरह परिपक्व है। उसमें बौद्धिकता, उसमें विवेकशीलता भी मौजूद है जो उसे आधुनिकता की तरफ ले जाती है। यानी आधुनिकता का पुट, आधुनिकता का प्रभाव भी गोधन के चरित्र पर दिखाई देता है। गोधन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति वाला, एक गुणवान, स्वाभिमानी और संवेदनशील निर्भीक युवक है। आगे चलेंगे। अगला मैंने बनाया है मुनरी का चरित्र चित्रण। मुनरी मतलब कौन? इस कहानी की जो नायिका है, यानी मुनरी का चरित्र चित्रण भी पूछ देते हैं कभी कभी। वैसे पूछा हमको लगता है 1 या 2 बार ही गया है जो मैंने अभी डिटेल पाया, लेकिन हाँ जानने के लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए कि पंचलाइट की जो प्रमुख पात्र है, नहीं पंचलाइट की जो प्रमुख स्त्री पात्र है मुनरी, उसका चरित्र चित्रण करिए। तो इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने 2 हेडिंग बनाया है। एक तो मुनरी लज्जाशील और संकोची है। मुनरी लज्जाशील और संकोची है। मुनरी गांव में निवास करने वाली एक सीधी सादी भोली लड़की है, साधारण सी एकदम बिल्कुल भोली लड़की है। चूंकि अशिक्षित है, समाज के प्रति उसके जो उत्तरदायित्व है उनको समझते हुए वह लज्जाशील भी है, संकोची है। गांव में पंचलाइट की जब समस्या आती है, गांव के सभी लोग परेशान हैं। उस परिस्थिति में मुनरी अपने स्वाभाविक रूप से जो उसका उद्वेग है उसको अपनी सहेली से व्यक्त करती है। वह चाहती तो सरदार से भी कह सकती थी कि नहीं वो जो गोधन है ना जिसका आप लोगों ने हुक्का पानी बंद किया वो जलाता है। वह चाहती तो अपनी मां से भी कह सकती थी, लेकिन नहीं, हमारे भारतीय समाज की परंपरा के अनुसार जो उसका स्वभावगत लज्जा है ना, जो स्वभावगत संकोच है ना, वह स्पष्ट करती है और अपनी सहेली से धीरे से कहती है। सहेली जाके सरदार से कहती है। सरदार को खबर देने में प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती, परोक्ष रूप से सामने आती है, अपने सहेली के माध्यम से सरदार तक बात पहुंचाती है, जिससे पता चलता है कि मुनरी एक लज्जाशील और संकोची महिला है। दूसरा हेडिंग मैंने बनाया कि सामाजिक प्रतिष्ठा की हिमायती। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति उत्तरदायी है मुनरी। भले ही गांव में रहती है, छोटी लड़की है,
भाई अभी विवाह नहीं हुआ है, प्रेम प्रसंग का मामला चला, तो इसका मतलब बहुत उम्र तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने गांव की प्रतिष्ठा के प्रति कितनी संवेदनशील है कि जब महतो टोली ने निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन दूसरे टोली के लोगों से पंचलाइट नहीं जलवाएंगे, चाहे वो पंचलाइट बंद ही क्यों ना पड़ा रहे। उस स्थिति में मुनरी को अपना आत्माभिमान सामने दिखाई देता है कि मेरे रहते मेरे पंचायत की इज्जत पानी में बहना नहीं चाहिए। उसने अप्रत्यक्ष रूप से गोधन का नाम सबके सामने लाया, क्योंकि गोधन ही ऐसा व्यक्ति था जो पंचलाइट जला सकने में सक्षम था। पंचलाइट जलाई गई। पंचलाइट जलना ही सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह था उस समय। पंचलाइट जला कि पूरे गांव में महतो टोली की प्रतिष्ठा स्थिर हो गई। इन दोनों बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मुनरी का व्यक्तित्व भी असाधारण व्यक्तित्व है, जिसको फणीश्वर नाथ रेणु ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही कलात्मक तरीके से अपनी इस कहानी में रखा है। और अंत में एक क्वेश्चन छोटा सा मैंने और बना लिया है कि पंचलाइट कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है ना, वो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण परिवेश का सुंदर और सजीव चित्रांकन करना ये फणीश्वर नाथ रेणु की विशेषता है। बिहार के गांवों का सजीव चित्र उनके कथाओं का मुख्य अलंकार है। पंचलाइट भी ग्रामीण परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। ग्रामीण शब्दों का प्रयोग जैसे पुण्याह, नेम टेम, डेढ़ बेढ़, ये सब चीजों का प्रयोग करके उसने गांव के अपने आप को नजदीक ले गया है, यानी लोगों की भावनाओं को कहानी से जोड़ने का प्रयास किया है। धुरखेल करना, आखर धरने में डेढ़ बेढ़ होना, बायकाट, इन मुहावरों शब्दों का प्रयोग करके वो व्यक्ति की भावनाओं से सीधे जुड़ जाते हैं। दूसरी चीज कि पेट्रोमैक्स नहीं जलेगा तो हम दूसरे से नहीं जलवाएंगे, यानी ग्रामीणों के प्रति व्याप्त जो स्वाभिमान है इसको प्रदर्शित करके भी वो गांव के हर व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास किए हैं। और अंत में यह कहानी इस उद्देश्य के साथ समाप्त होती है कि जातिगत विद्वेष कभी भी लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। यदि किसी से व्यक्तिगत विद्वेष है, यदि ग्रामीण अपने क्षेत्र की, अपने अंचल की या अपने जात बिरादरी की कोई समस्या आती है तो हमें एकजुट होकर के उस समस्या के निराकरण पे कार्य करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत द्वेष के तहत एक दूसरे से द्वेषी बने रहना चाहिए। कहानी में अगड़ों, पिछड़ों, दलितों, ब्राह्मणों, राजपूतों की जो जातिगत विभेद भावना का भी वर्णन किया है, एक दूसरे पे व्यंग्य करवा के लाक्षणिक रूप से यह संदेश देने का भी प्रयास किया है कि हमें भी इस तरह की भावनाओं में बंट करके नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना से रहना चाहिए। यदि महतो टोली के लोगों का पंचलाइट नहीं जल पाया तो यह राजपूत टोले के लोगों का, ब्राह्मण टोले के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि जा करके जलवा देते, सहयोग कर देते, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इस बात का हमको भान होना चाहिए। हम लोग जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं इस बात को समझें कि यदि मेरे अंदर योग्यता है, यदि कोई व्यक्ति इस अभाव में है तो उस योग्यता का प्रयोग करके उस अभाव से उसको बाहर निकालें। और मुझे लगता है इस उद्देश्य का प्रतिपादन करने में रेणु जी पूरी तरह से सफल भी हुए हैं। तो मित्रों, ये था पंचलाइट कहानी के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा, ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करने वाली ये कहानी आपके सामने रही, तो आप लोग इसको देखें, सुने और समझें। हम लोग जल्दी तैयार करेंगे अगला वीडियो भी आपके सामने। चलते चलते रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग भी अच्छा लगा होगा वीडियो उसको लाइक कर लीजिएगा, और यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका जवाब देते हैं। ठीक है मित्रों, फिर चलिए तैयारी करते हैं अगले वीडियो की। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।